वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आपका मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। हमने अपने पिछले मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के लेक्चर में कवर किया था आइसो क्वांट कर्व्स या आइसो प्रोडक्ट कर्व, या जिनको कह सकते हैं आप प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व। वो कर्व्स थे जो कि दो ऐसी इनपुट्स, दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऐसे कॉम्बिनेशंस की बात करते थे जिनसे आप मैक्सिमम आउटपुट अपनी अचीव कर सकते हैं। आज हम थ्योरीज ऑफ कॉस्ट पे शिफ्ट करेंगे, यानी कितनी तरह की आपकी कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, वो सब हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, अगर आपको मेरे कंटेंट जो है ये पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ कि हमारा जो थ्योरी ऑफ कॉस्ट है वो क्या कहता है। द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द कॉस्ट एंड रेवेन्यू लार्जली अफेक्ट्स अ फर्म्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट। ये कह रहे हैं कि जो कॉस्ट का स्ट्रक्चर है और रेवेन्यू का स्ट्रक्चर जो है वो जो है आउटपुट के ऊपर बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि देखिए आपकी कॉस्ट जितनी मिनिमम होगी, उस मिनिमम कॉस्ट के कॉरस्पॉन्डिंग आपको जितना ज्यादा रेवेन्यू अर्न हो रहा होगा, तो आपका जो आउटपुट स्ट्रक्चर है वो एक गुड और एक लेजिबल, आप कहेंगे आउटपुट स्ट्रक्चर आपका कंसिडर किया जाएगा। क्योंकि देखिए इक्विलिब्रियम प्रोड्यूसर का कहां देखा था हमने, जब वो मिनिमम कॉस्ट के ऊपर मैक्सिमम आउटपुट और मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो गेन कर रहा था। वही चीज यहां पर कह रहे हैं, द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द कॉस्ट एंड रेवेन्यू लार्जली अफेक्ट अ फर्म्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट। ये जो फर्म का कॉस्ट इंकरेंस है, यानी कि कॉस्ट कितनी इंकर कर रही है वो, और उस कॉस्ट इंकरेंस के कोरस्पॉन्डिंग कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो एक फर्म के आउटपुट स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। क्योंकि जितना ज्यादा आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे जितनी कम कॉस्ट के ऊपर, उतना ही ज्यादा आप अपनी प्रोडक्शन लाइन को जो है या आउटपुट को जो है टाइम टू टाइम इंक्रीज कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। The present chapter analyzes the various theories of cost. The firm uses variable as well as fixed factor of production, which is a monetary expense called cost of प्रोडक्शन। यानी कि कोई भी फर्म है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करती है। पहला है हमारा वेरिएबल फैक्टर जो शॉर्ट रन में हम चेंज कर सकते हैं, और दूसरा है फिक्स्ड फैक्टर जो हम शॉर्ट रन के अंदर कांस्टेंट रखते हैं, यानी शॉर्ट रन में उसको चेंज नहीं कर सकते। और लॉन्ग रन के अंदर हमारे फिक्स्ड फैक्टर्स भी क्या बन जाते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स बन जाते हैं, जिनको हम चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे मॉनेटरी एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि देखिए जब आप इन चीजों के अंदर पैसा डालते हैं, आप कोई भी वेरिएबल है, चाहे वो लेबर वेरिएबल है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे कुछ भी है, तो उसके अंदर जो है वो मुफ्त में नहीं आता। यू हैव टू पे, यू हैव टू इनकर अ कॉस्ट टू ब्रिंग दैट वेरिएबल, ब्रिंग दैट फैक्टर इनटू योर प्रोडक्शन। The different types of concept of cost, like money cost, accounting cost, economic cost, opportunity cost, are used to analyze the behavior of cost। तो बहुत तरह की कॉस्ट होती हैं, डिपेंडिंग कॉन्सेप्ट, डिपेंडिंग टाइम, वो सारी हम नीचे चलकर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल ही बताए गए हैं। मनी कॉस्ट होता है आपका, अकाउंटिंग कॉस्ट होता है, इकोनॉमिक कॉस्ट होता है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। तो इस तरह के और बहुत सारे कॉस्ट होते हैं जिनको हम बारी बारी करके पढ़ेंगे। It is derived from that production function which defines the technical relationship between output and कॉस्ट। तो जो प्रोडक्शन फंक्शन था उसके अंदर हमने किस चीज का टेक्निकल जो रिलेशनशिप था वो समझा था, इनपुट एंड आउटपुट्स का। अभी जो कॉस्ट है उसके अंदर हम, थ्योरीज ऑफ कॉस्ट है उसके अंदर हम क्या समझेंगे, हमारे आउटपुट और उन आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए जो कॉस्ट इनकर की गई है उनके बीच का जो टेक्निकल रिलेशन है, उनके बीच का जो फंडामेंटल कॉन्सेप्चुअल रिलेशनशिप है, वो यहाँ पर कवर करेंगे। It also studies the nature and structure of the supply curve of a commodity in case of a firm and industry as well। तो एक कॉमोडिटी है, उसका सप्लाई कर्व भी जो है वो यहाँ पर समझने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि देखिए जो कॉमोडिटी आप मंगा रहे हैं, एक तो इनपुट यूज हो रही है, दूसरी चीज जो कॉमोडिटी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उस इनपुट के बेसिस पर, तो दोनों ही सप्लाई यहाँ पर, दोनों ही सप्लाई देखी जाएगी। मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट यहाँ पर सप्लाई के कवर हो जाएंगे कि एक जो चीज आप मंगा रहे हैं उसकी सप्लाई कैसी है, दूसरी जो चीज आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी सप्लाई कैसी है। तो यहाँ पर डिमांड और सप्लाई कर्व दोनों ही हम समझेंगे। It assists the firm in determining the level of profit maximizing और cost minimization output। यानी कि मिनिमम कॉस्ट इनकरेंस पे मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे अचीव किया जाता है, मैक्सिमम आउटपुट कैसे अचीव की जाती है, वो हमको कौन बताता है, थ्योरीज ऑफ कॉस्ट। आइए जान लेते हैं कितनी तरह की कॉस्ट होती है। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखेंगे कि कौन कौन सी कॉस्ट हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले आती है मनी कॉस्ट, यानी कि वो कॉस्ट जो प्रोड्यूसिंग सर्टेन स्पेसिफिक लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी or product and is equal to the sum of all payments made to the factor and to non-factor means engaged in producing। तो कहने का मतलब है जो आप खर्च कर रहे हैं, जो एक्चुअली पैसा आपने खर्च किया है, वो कॉस्ट, चाहे वो 1 रुपया हो चाहे 1 करोड़ रुपए हो, आपने जो भी फैक्टर्स के ऊपर, चाहे वो फैक्टर या इनपुट है, चाहे वो नॉन फैक्टर मीन्स है जो कि इनडायरेक्टली एंगेज्ड है, जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, उस तरह की चीजें,
वो सब इंक्लूड कर देंगे, उन सब के खर्चे जब आप ऐड कर देंगे, उनको जब पे कर देंगे, तो वो कौन सी कॉस्ट आपकी कहलाती है? मनी कॉस्ट। यानी कि वो कॉस्ट उन फैक्टर्स और उन नॉन फैक्टर्स के ऊपर जो आपने मनी में पे करी है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यानी कि वो खर्चा जो आप पैसे में पे कर रहे हैं। उसके बाद आता है बिजनेस कॉस्ट या अकाउंटिंग कॉस्ट। इट रेफर्स टू द कैश और आउट ऑफ पॉकेट पेमेंट्स मेड टू द फैक्टर एंड नॉन फैक्टर रिसोर्सेज, डेप्रिसिएशन एंड बुक कीपिंग एंट्रीज। कहने का मतलब है, देखिए डेप्रिसिएशन आप जो देखते हैं वो कोई एक्चुअल खर्चा नहीं है, समझ रहे हैं बात को? एमोटाइजेशन या राइट ऑफ जो है वो कोई एक्चुअल खर्चा नहीं है, वो आपको अपनी जेब से पे नहीं करना पड़ता। वो सिर्फ एक बुक कीपिंग, वो एक सिर्फ बुक एंट्री है जो ये दिखाती है, जो मॉनेटरी टर्म्स के अंदर आपके एसेट का, फिक्स्ड एसेट का या कैपिटल एसेट का वियर एंड टियर दर्शाती है। समझ रहे हैं? जो आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं डेली बेसिस पर, वो सालाना जो अपनी बुक्स के अंदर आप एंट्री करते हैं, तो वो सिर्फ एक अमाउंट होता है। वो अमाउंट उस स्टेट को, उस फिजिकल कंडीशन को दर्शाने के लिए कि इस वक्त जो है हमारी मशीन जो है वो 60% डेप्रिसिएट हो चुकी है। यानी कि अगर वो 1 लाख की आई थी तो अब उसकी वैल्यू जो है वो कितनी रह चुकी है? वर्किंग वैल्यू या WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू, 40,000 रुपए की रह चुकी है। असल में उसकी वैल्यू जो है, आप वो 60,000 रुपए जो है वो कहीं पे थोड़ी कर रहे हैं, वो तो सिर्फ आप उसकी वैल्यू में से हर साल जो है एक मॉनेटरी टर्म जो है, एक मॉनेटरी वैल्यू घटा दे रहे हैं, ताकि उसकी जो नेट वैल्यू है आप वो डिसाइड कर सके। तो सिमिलरली इस तरह की जो बाकी कॉस्ट होती हैं, जो कैश और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस आप कर सकते हैं, इसके अलावा डेप्रिसिएशन के अलावा, वो सारे कहाँ थे? आपके अकाउंटिंग या बिजनेस कॉस्ट के अंदर। उसके बाद आते हैं रियल कॉस्ट पे। इट इज द टोटल सम ऑफ ऑल द एफर्ट्स ऑफ द डाइवर्स लेबर दैट आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंगेज्ड। देखो रियल कॉस्ट क्या होते हैं? जब आप अपने अकाउंट्स में पढ़ते थे तो 3 तरह के अकाउंट्स थे, पर्सनल अकाउंट, रियल और नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, आपका जो रियल अकाउंट था उसके अंदर क्या चीजें आती थी? आपकी रियल रिसोर्सेज आती थी, जो आप रियलिस्टिक या टेंजिबल जिनको आप बोल सकते हैं। तो सिमिलर यहाँ पर वो फंडा है कि आप जो रियल चीजों के ऊपर जो आप कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, डायरेक्ट लेबर हो गया, इनडायरेक्ट लेबर हो गया, ओवरहेड एक्सपेंसेस हो गए, वो सारे कहाँ आएंगे? आपके रियल कॉस्ट के अंदर आएंगे। लेकिन ये सारे जो खर्चे हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किससे रिलेटेड होने चाहिए? हमारी आउटपुट यानी हमारी प्रोडक्शन से रिलेटेड होने चाहिए। इट इज अ सब्जेक्टिव फेनोमेनन। Generally, the expression of the real cost happen in terms of efforts instead of in terms of money। यानी कि जितने नंबर ऑफ आवर्स काम करे, जितनी मेहनत आपके मजदूरों ने, आपकी लेबर ने, आपके एम्प्लॉइज ने आपके लिए करी है, उसकी टर्म्स के अंदर कैलकुलेट किया जाता है। जैसे बहुत सारे आपके कॉस्ट अकाउंटेंसी के अंदर जब आप वो करते हैं, लेबर कॉस्टिंग करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है? या एम्प्लॉय कॉस्टिंग जो आपका चैप्टर है उसमें क्या होता है? और उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स दिए होते हैं। तो कुछ मेथड्स जो हैं वो नंबर ऑफ आवर वर्क मल्टीप्लाइड बाय वेज पर आवर, उसके हिसाब से कैलकुलेट किए जाते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही बात की जा रही है कि जितने एफर्ट्स लगाए गए हैं नंबर ऑफ आवर्स के मामले में, जो लेबर है उनकी नंबर कितनी ज्यादा है, तो उनके बेसिस के ऊपर जब आप कॉस्टिंग करते हैं तो वो किसको कहलाई जाती है? रियल कॉस्ट। उसके बाद आते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कि वो कॉस्ट जो आप एक प्रोडक्ट को खरीदने के लिए दूसरे प्रोडक्ट को सेक्रीफाइस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो आपकी बन जाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मान लीजिए आपके पास एक 35,000 रुपए की सैलरी वाली नौकरी है और आपको कोई 50,000 की सैलरी वाली नौकरी ऑफर कर रहा है, और आप उस 50,000 की नौकरी को जो है रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं, मैं तो 35,000 पे ही खुश हूँ और यहाँ का वर्किंग कल्चर एनवायरमेंट सब बहुत अच्छा है, तो मैं कम पैसे में काम चला लूंगा, लेकिन मैं हार्श एनवायरमेंट में शिफ्ट नहीं करूंगा। तो वो 50,000 आपके लिए क्या हो गए? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्योंकि आपने 35,000 के प्रोडक्ट या कमोडिटी या सर्विस को इस्तेमाल करने के लिए एक दूसरे 50,000 के प्रोडक्ट को सेक्रीफाइस जो किया है, उसको क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सिमिलरली, प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स इज द अमाउंट ऑफ कमोडिटी वाई, यानी कि दैट मस्ट बी सेक्रीफाइस। यानी कि कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए आप कितने दूसरे प्रोडक्ट्स को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उसको प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर क्या बोला जाता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कि अगर मान लीजिए 10 यूनिट वाई की प्रोड्यूस करने के बदले आप सिर्फ 2 यूनिट एक्स की प्रोड्यूस करना पसंद कर रहे हैं, तो वो जो 10 यूनिट ऑफ वाई है वो क्या बन जाएगी? आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्योंकि आपने क्या प्रेफर करा? आपने प्रेफर करा कि मैं 2 क्वांटिटी कमोडिटी एक्स की प्रोड्यूस कर लूंगा 10 कमोडिटी वाई की प्रोड्यूस करने की बजाय। तो वो क्या बन जाती है? आपकी जो यूनिट है वाई की, वो क्या बन जाएगी? आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी। उसके बाद आते हैं सोशल कॉस्ट के ऊपर। टोटल सम ऑफ ऑल कॉस्ट टू होल सोसाइटी कॉस्ट बाय प्रोडक्शन प्रोसेस और एक्टिविटी सच एज नॉइज एंड पोल्यूशन। यानी कि जो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली कॉजेज होती हैं या कॉस्ट होती हैं, वो चीजें यहां पर इनकर की जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पोल्यूशन बहुत क्रिएट कर दिया, तो पोल्यूशन क्रिएट करने के लिए आपने 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर ग्रीन बेल्ट लगवाई, तो ग्रीन बेल्ट लगवाने के लिए जो लैंड खरीदा, लैंड खरीदने के बाद जो
आपने प्लांटेशन एक्सपर्ट्स हैं वो बुलवाए, सॉइल चेकिंग करवाई, कौन सा पेड़ यहाँ पर और सबसे ज्यादा जो है पोल्यूशन को कम कर सकता है, वो एक्सपर्ट चेकिंग करवाई। तो वो जितने भी सारे खर्चे होंगे वो किसके अंदर इनकर किए जाएंगे, सोशल कॉस्ट के अंदर। यानी सोसाइटी के लिए आपने जो किया वो कॉस्ट कहां पर इनकर होंगी, सोशल कॉस्ट के अंदर। उसके बाद आती है इकोनॉमिक कॉस्ट। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड अकाउंटिंग कॉस्ट। Economic cost is the monetary payment done to all the self-owned and self-employed resources which they could have earned in their best alternative options. Includes explicit और implicit cost. Economic cost क्या होती है, आपकी opportunity cost और accounting cost को जब मिला देते हैं तो वो कॉस्ट जो बनती है वो क्या बनती है, इकोनॉमिक कॉस्ट। और इसका कहने का क्या मतलब है कि वो फैक्टर्स जो आपने जो सेल्फ एम्प्लॉय करे हैं, जो अपनी तरफ से लगाए हैं, जबकि वो जो है लाए जा सकते थे कम कॉस्ट के ऊपर, या वो खुद प्रोड्यूस किए जा सकते थे कम कॉस्ट के ऊपर, वो चीजें जब आप सेल्फ एम्प्लॉय सेल्फ ओन्ड एसेट्स को इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए जस्ट थिंक अबाउट इट कि आपके पास एक एक जो है मान लीजिए 4,000 जो गज है वो आपके पास जमीन थी, फैक्ट्री के लिए बहुत है इतनी जगह, आपने उसके अंदर एक फैक्ट्री लगा ली, आपकी खुद की जमीन के ऊपर आपने फैक्ट्री लगा दी। तो यहां पर क्या हुआ, आपने वो सेल्फ ओन्ड एसेट था, सेल्फ ओन्ड लैंड था, जिसकी कॉस्ट जो है अदरवाइज आपको इनकर करनी पड़ती अगर आपके पास वो खुद ना होता। क्योंकि अगर आपके पास वो जमीन खुद ना होती, फैक्ट्री आपको लगानी ही थी, आप किसी और की जमीन खरीदते, आपको वो एडिशनल जो है 1 किला 4-5 करोड़ जितने का होता है वो इनकर करने पड़ते हैं। तो अभी वो आपने जो है सेव कर लिए। तो वो जो इस तरह की कॉस्ट होती है जो आप अपने खुद के एसेट्स के अंदर जो लगा कर बचा लेते हैं कहीं और से, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी कि अगर मेरे पास वो जमीन ना होती तो मुझे किसी और की लेनी पड़ती, पैसे देने पड़ते। वो जो पैसे बचा लिए आपने ना देकर, अपनी जमीन यूज कर कर, अपना रिसोर्स यूज कर कर, वो तो आपकी इकोनॉमिक कॉस्ट होगी। सिमिलरली क्योंकि आपने एक्चुअली अपनी जमीन के ऊपर कोई पैसा खर्च नहीं करा, बट आपको उसको अपनी बुक्स के अंदर दिखाना है मॉनेटरी टर्म्स के अंदर, क्योंकि वो आपका एसेट है, वो क्या हो जाएगा, आपकी अकाउंटिंग कॉस्ट होगी। मैंने बताया ना, जो ऐसा एक्सपेंस जो आप इनकर तो करते नहीं है लेकिन आपको बुक्स में दिखाना पड़ता है, वो क्या बन जाता है, आपका अकाउंटिंग कॉस्ट। तो आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि जो कॉस्ट आपने इनकर करनी थी बट करी नहीं क्योंकि आपके पास खुद का एसेट था। सिमिलरली जो आपका खुद का एसेट है जिसकी एक्चुअली कोई वैल्यू होनी ही नहीं थी, आप उसको अकाउंटिंग बुक्स के अंदर जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट जब आपस में मर्ज कर दिए जाते हैं तो क्या बन जाता है, इकोनॉमिक कॉस्ट। उसके बाद आते हैं प्राइवेट कॉस्ट के ऊपर। प्राइवेट कॉस्ट आर कॉस्ट इनकर्ड बाय द फर्म और द इंडिविजुअल प्रोड्यूसर एज अ रिजल्ट ऑफ देयर ओन डिसीजंस। यानी कि अपने डिसीजंस के को लेकर अगर आप कोई कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, कोई आपने बुरा डिसीजन ले लिया, अच्छा भी डिसीजन ले लिया, लेकिन तब भी अगर आप कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल सी बात है, कोई फर्म है जो कि मान लीजिए उसको उसका मन है कि भाई वो इंटरनल ऑडिट करवाना चाहता है। इंटरनल ऑडिट इज नॉट मैंडेटरी, सभी पर मैंडेटरी नहीं है, बट वो कह रहा है कि भाई नई बुक्स की जो है थोड़ी चेकिंग हो जाएगी, इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, अच्छा खासा काम चल जाएगा। तो ये क्या होगी, ये उसका एक डिसीजन है कि भाई मुझे इंटरनल ऑडिट करवाना है, मुझे जो है अपने बुक्स को जो है थोड़ा सा रीफ्रेम करवाना है। तो ये उसका एक डिसीजन हो गया। अब इंटरनल ऑडिट मुफ्त में तो कोई करके नहीं जाएगा, उसके लिए अच्छे खासे पैसे लगते हैं, अच्छा खासा उनकी खातिरदारी करनी पड़ती है ऑडिटर्स की। तो यहाँ पर वही चीज होगी ना कि उसके डिसीजन की वजह से, जरूरी तो था नहीं ना, गवर्नमेंट ने कोई मैंडेट बांध रखी है ना, ऑब्लिगेशन थी कोई, उसका खुद की मर्जी थी, उसने खुद सोचा कि नई बुक्स जो है थोड़ी ठीक से दोबारा से वेल मेंटेन हो जाएंगी, कोई कमियां होंगी तो इधर उधर से रिजॉल्व हो जाएंगी। तो वो एक डिसीजन उसने ले लिया। उस डिसीजन की अब कॉस्ट क्या थी, इंटरनल ऑडिटर की फीस। तो वो कितनी हो सकती है, वो 2.5 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख कुछ भी हो सकती है, डिपेंडिंग आपका स्केल कितना बड़ा है ऑपरेशन का। वही चीज यहाँ पर बता दी है। तो इस तरह की कॉस्ट को क्या बोला जाता है, प्राइवेट कॉस्ट। तो इसके अंदर क्या होते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट भी होते हैं। इट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ यूजिंग सेल्फ ओन्ड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर दैट इफ डज नॉट रिक्वायर टू मेक पेमेंट टू एनीवन आउटसाइड द फर्म, but the firm gives up the opportunity to receive payment from someone else to whom it could provide that resources। कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए आपके पास एक जमीन थी, आपने उसके ऊपर खुद की फैक्ट्री लगा ली, तो वो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वहां पर क्या है, वो ये है कि अगर वो जमीन आप किसी और को किराए पर दे देते, अगर वो आपका मान लीजिए एक मकान है, आप उस मकान के अंदर अपना जो है खुद का ऑफिस सेटअप कर लेते हैं। देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है वो क्या करते हैं, जो इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रैक्टिस करने बैठे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने घर के अंदर जो है अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो करने की परमिशन उनको फुल्ली दी गई है। तो वो चीज जिस तरह से की जाती है, तो वो क्या हुआ, वो आपने सेल्फ एम्प्लॉय कर लिया, अपना ही एसेट था, उसको अपने ही बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर लिया। इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो सकती थी, आप वही कमरा वही घर जो है वो किसी को किराए पे दे देते, तो किराए से आने वाली इनकम आपकी क्या बन जाती, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाती। तो वही चीज यहाँ पर बता दी है। तो उस तरह के जितने भी खर्चे होते हैं क्या होते हैं, आपके इम्प्लिसिट कॉस्ट बन जाते हैं। फिर आता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट।
It is the total sum of all the monetary payments to all bought and hired input involved in production process। यानी कि वो सारे खर्चे जो बाह्य तौर पर आप करने पड़ रहे हैं, जो बाहर से लाने पड़ रहे हैं। इम्प्लिसिट क्या हो गए, जो आप खुद से दे रहे हैं। एक्सप्लिसिट जो आप बाहर से चीजें रिसोर्सेज ला रहे हैं। अब लेबर है, आप खुद तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते ना लेबर, आपको लेबरर्स जो है खरीद के लाने पड़ेंगे, एम्प्लॉयज जो है वो लाने पड़ेंगे। तो वो सब क्या चीजें हो जाती हैं आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट, कि भाई जो गुड्स हैं आपके, जो सप्लाई आप रॉ मटेरियल ला रहे हैं, वो क्या है, वो आपका बाहर से आ रहा है रिसोर्स, ताकि आप अपना गुड जो है अल्टीमेटली प्रोड्यूस कर सकें। वो क्या बन जाता है, आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट बन जाता है। फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट आ जाते हैं कि डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है। डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आप अपने प्रोडक्शन या आउटपुट के ऊपर डायरेक्टली अलोकेट कर सकते हैं, कि ये यूनिट प्रोड्यूस हुई है और इस यूनिट के ऊपर इतने रुपए लेबर लगी है, इतने रुपए मटेरियल लगा है, इतने रुपए जो है और कोई चीज लगी है। और इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है, जो आप डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट के ऊपर, अपनी आउटपुट के ऊपर जो है एलोकेट नहीं कर सकते। ये देखते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू गिवन प्रोडक्ट लाइक लेबर, रॉ मटेरियल, मशीन आवर्स, मैंने बताया। Indirect cost cannot be separately attributed to a particular, such as office and administrative expenses, electricity, insurance and depreciation charges। बिल्कुल सही बात है। आप ये डिटरमाइन नहीं कर सकते कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितनी बिजली खर्च हुई है। वो आपको क्या करना पड़ेगा, इनडायरेक्टली एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन के अंदर ये चीजें आपको कराई जाती हैं। फिर आती है इंक्रीमेंटल एंड संक कॉस्ट। The incremental cost is the added cost that arises due to change in production level of or nature। यानी कि जब आपकी कॉस्ट, आपकी प्रोडक्शन लेवल बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है, वो क्या होती है, आपकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट। कि जैसे जैसे आप अपनी प्रोडक्शन लेवल बढ़ा रहे हैं, आप मान लीजिए आपके पास एक मशीन थी जो 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करती थी, आपकी रेवेन्यू ठीक ठाक हुआ, आपने सोचा एक मशीन और सेटअप कर ली जाए और 10,000 यूनिट प्रोड्यूस हो जाएंगी। तो ये जो आपने प्रोडक्शन का लेवल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज किया है 10,000 से 20,000, तो वो जो आपने कॉस्ट एडिशनल इनकर करी है एक और मशीन सेटअप करने के लिए, ये काम करने के लिए, वो आपकी क्या बन जाती है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट। आपने ना सिर्फ मशीन सेटअप करी है, उस मशीन को रन करने के लिए कुछ लेबरर्स भी रखे हैं, उसकी जो है मेंटेनेंस के लिए आपने कुछ और जो है रिपेयर एंड मेंटेनेंस के मैकेनिक्स भी रख लिए हैं, और आपने जो है उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी भी जो है खर्च करी है। तो वो सारी चीजें कहाँ जाती हैं, इंक्रीमेंटल कॉस्ट के अंदर। यानी कि प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए जो इंक्रीज कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, वो आपकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट बन जाती है। Sunk cost refers to the cost which are incurred only once and does not change with the change in production level। Cost of constructing a फैक्ट्री, यानी कि आपको संक कॉस्ट कौन सी होती है, जो आप एक बार इनकर कर दें तो आपको बार बार इनकर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे फैक्ट्री आपने एक बार सेटअप कर ली तो कर ली, उसको रोज रोज सेटअप नहीं किया जाता, उसको हर साल भी सेटअप नहीं किया जाता। एक फैक्ट्री जो है बहुत लंबे टाइम के लिए जो है, जब तक एक कंपनी चल रही है तब तक जो है वो चलती रहेगी। तो वही चीज यहाँ पर की गई है कि संक कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जो आप एक बार, जस्ट एक बार इनकर करते हैं, उसके बाद आप दोबारा उसको कभी भी इनकर नहीं कर सकते। चाहे प्रोडक्शन लेवल के अंदर कितना ही बड़ा चेंज क्यों ना आ जाए, आप उस चीज को जो है चेंज नहीं कर सकते। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ फैक्ट्री, एक बार फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट कर ली, उसकी कॉस्ट इनकर हो चुकी है, आप उसको जो है दोबारा चेंज नहीं कर सकते। तो वो क्या बन जाती है, हमारी संक कॉस्ट। उसके बाद आ जाते हैं थ्योरीज ऑफ कॉस्ट के ऊपर, कि कितनी तरह की थ्योरीज हैं हमारी कॉस्ट को लेकर। अभी तक हमने क्या पढ़े, कॉस्ट के कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे कि कितनी कितनी तरह की कॉस्ट होती हैं। अब हम पढ़ेंगे कि उन कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए, उन कॉस्ट को पढ़ने के लिए कितनी तरह की थ्योरीज दी गई हैं, वो सारी यहाँ पर कवर की जाएंगी। It is the functional relationship between output and its cost pertaining to the time scale of short run and long run। तो ये तो बता दिया आपको कि थ्योरी ऑफ कॉस्ट होती क्या है, कि आउटपुट और उस आउटपुट को बनाने के लिए जो कॉस्ट इनकर की गई है, चाहे वो शॉर्ट रन में की गई हो, चाहे वो लॉन्ग रन में की गई हो, वो को क्या बन जाती है, आपकी थ्योरीज ऑफ कॉस्ट। द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट कैन बी स्टडीड इन टू पार्ट। हम देखिए ये जो कॉस्ट पढ़ रहे हैं, ये किसकी कॉस्ट है, ये प्रोड्यूसर के ही पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं सब कुछ। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये सब प्रोड्यूसर के ही पर्सपेक्टिव से पढ़ी जा रही है, इसलिए यहाँ पर लिख दिया थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। ये थ्योरी ऑफ कॉस्ट, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर्स कॉस्ट, ये सब एक ही टर्म जो है मानी जाएंगी। Traditional theories and modern theory. The shape of the cost curve clearly differentiate the two streams. The average and marginal cost curves are happen to be U-shaped according to the traditional economist, while the modern economist considered it to be L-shaped। हम पढ़ेंगे इन सब चीजों को, चिंता मत कीजिए। आइए ट्रेडिशनल थ्योरी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो हर थ्योरी के अंदर शॉर्ट रन भी होंगी और लॉन्ग रन भी होंगी। तो पहले ट्रेडिशनल थ्योरी में शॉर्ट रन कॉस्ट को देख लेते हैं कि किस तरह की कॉस्ट जो है यहाँ पर इनकर करने को मिलती है। These costs are related to the short run productivity and can be identified or classified as total cost and average cost और marginal cost। तो हमारी तीन तरह की कॉस्ट बन जाती है। देखिए आपने ऊपर जब पढ़े थे प्रोडक्शन फंक्शन, तो आपके तीन तरह के प्रोडक्ट भी बन रहे थे, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट।
अगर तीन तरह के प्रोडक्ट हैं तो तीन तरह के प्रोडक्ट पे तीन तरह की कॉस्ट भी तो इनकर करनी पड़ी होंगी। तो वही सिमिलर फंडा यहाँ पर है। टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और आपकी मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि टोटल कॉस्ट तो आपके सभी प्रोडक्ट्स की मिली जुली, सबको ऐड कर दो सिंपली वो कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट आपके सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी एवरेज कॉस्ट कितनी बनी है, यानी कि उनका मीन कितना निकला है वो। मार्जिनल कॉस्ट कितनी है, जो एडिशनल यूनिट्स आपने प्रोड्यूस करी है, मार्जिनल शब्द फिर से एडिशनल से ही समझा जाएगा, यानी कि जो आपने एडिशनल यूनिट्स प्रोड्यूस करी है उन एडिशनल यूनिट्स की कॉस्ट कितनी आई है वो मार्जिनल कॉस्ट हो जाती है। Total cost is the cost of all the fixed and variable inputs, that is factor of production employed to produce a specific level of output। यानी कि सारी जो ये आपकी प्रोडक्ट है जो उसको बनाने के लिए इनपुट यूज हुई है, चाहे वो वेरिएबल हुई हो, क्योंकि शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों आएंगी। तो वेरिएबल की कितनी कॉस्ट आई, फिक्स्ड की कितनी कॉस्ट आई, उन सबको ऐड कर दो, वो आपकी क्या बन जाएगी, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट भी यहां पर आएगी, शॉर्ट रन की बात हो रही है, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट यानी जो वेरिएबल फैक्टर्स की कॉस्ट थी, जो यहां पर बन जाता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जमा कर देंगे उसके अंदर टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को ऐड करके हमारी क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद आते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को समझते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज सप्लीमेंट्री कॉस्ट एंड आर रेफर्ड टू द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड इनपुट ऑफ प्रोडक्शन। फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट और डू नॉट ऑल्टर विद द ऑल्टरेशन इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। आपने एक बार पहले देखा ना, प्रोडक्ट के अंदर की जो टोटल हमारी फिक्स्ड कॉस्ट थी या फिक्स्ड यूनिट थी वो चेंज नहीं करती, और अगर वो चेंज नहीं करती तो उनकी कॉस्ट भी चेंज नहीं होगी। अगर यूनिट्स एम्प्लॉयड सिमिलर रहती हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट की प्रोडक्शन कितनी हो रही है, तो इसका मतलब उसकी कॉस्ट भी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो टोटल को फिक्स्ड कॉस्ट को किस तरह निकालेंगे, यूनिट ऑफ फिक्स्ड इनपुट, कितनी यूनिट यूज करी गई है, जैसे वहां पर एक ऊपर एग्जांपल था, अगर आपने प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर ध्यान दिया हो, जब अपनी यूनिट ऑफ फिक्स्ड यूनिट कितनी थी, लैंड की 4 4 4 4 4 थी, मल्टीप्लाई कर देंगे उनको प्राइस ऑफ द यूनिट से, कि एक लैंड जो है वो कितने का आ रहा है, मल्टीप्लाई कर दें, मान लीजिए एक लैंड 1,000 रुपए का आ रहा है मान लीजिए, और 4 लैंड थे हमारे पास यानी यूनिट थे हमारे पास, तो 4 × 1000 हमारी जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वो कितनी आ गई, 4,000 रुपए। तो सिमिलरली हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेंगे कि जितने वेरिएबल इनपुट्स थे हमारे, लेबर था या कुछ और भी इस तरह के वेरिएबल इनपुट्स होते हैं, वो जो है कि क्या होते हैं अपने टोटल वेरिएबल कॉस्ट में ऐड कर दिए जाते हैं। तो इनको जो है क्या नाम दिया जाता है, प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, अवॉइडेबल कॉस्ट। क्योंकि देखियो वेरिएबल का मतलब क्या है, जो बदलाव किए जा सके, जिन कॉस्ट के अंदर चेंजेस करे जा सके, और जब चेंजेस होते हैं तो वो जरूरी नहीं कि वो चेंजेस जो है ज्यादा हो, वो कम भी हो सकते हैं, आप जो है वो उनको जीरो भी कर सकते हैं। तो वो चीज क्या होती है, अवॉइडेबल कॉस्ट होती है। वेरिएबल कॉस्ट को आप आराम से अवॉइड कर सकते हैं। The variable cost in fluctuates with the production level, as these costs fall with the decrease in production level and increase with the rise of production level, such as raw material expenses, labor wages। आइए देखते हैं डायग्रामेटिकली। फिक्स्ड कॉस्ट तो आपकी जो है प्रोडक्शन पे वो डिपेंड करती नहीं है, वो तो कांस्टेंट रहेंगी। ये 10,000 आपने जो है आपने इनकर कर दिए, यहाँ पर एग्जांपल मान लीजिए 10,000 का ले लिया है, मैं वहीं पे मान लेता हूँ कि आपके पास 10 यूनिट ऑफ लैंड थी, मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट कितने की थी, 1,000 रुपए की, तो आपने 10,000 रुपए जो है वो खर्च कर दिए हैं। अब प्रोडक्शन कितनी भी हो, लैंड जो है चेंज नहीं होगा, वो उसी लैंड में ही प्रोडक्शन आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब आते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर। अब देखें, जब आपकी प्रोडक्शन यूनिट आपकी जीरो थी, यहां पर इस पॉइंट के ऊपर आपकी कितनी थी, यूनिट बिल्कुल जीरो थी, कुछ प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, तो आपकी जो क्या बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट भी थी वो कितनी आ रही थी, जीरो आ रही थी। अब ये तो जीरो था, चाहे प्रोडक्शन हो ना हो। देखा अब इनिशियल स्टेजेस पे, मान लो आपने एक लैंड खरीद लिया 10,000 रुपए का, मान लो। अब जब तक उसके ऊपर फैक्ट्री नहीं बना देते, क्या उसके अंदर 1 साल लगे, 2 साल लगे, प्रोडक्शन तो कुछ भी नहीं हो रही है ना, प्रोडक्शन तो हो नहीं रही, तो उस टाइम पे प्रोडक्शन जीरो रहेगी, लेकिन कॉस्ट इनकर कर चुके हो आप 10,000 की, वो चलती रहेगी। तो ये इसलिए जो है कांस्टेंट रहती है, चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो। सिमिलरली, सॉरी, कॉन्ट्रास्टिंगली, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो बदलती रहती है। जब जीरो प्रोडक्शन होगी, जब आपकी फैक्ट्री बन रही है, तो उस वक्त प्रोडक्शन नहीं है, तो प्रोडक्शन के लिए लेबर भी नहीं आई। समझ रहे हैं बात को, प्रोडक्शन के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी खर्च नहीं हो रही, प्रोडक्शन के लिए कुछ और भी जो और रिसोर्सेज हैं, जो वेरिएबल है, रॉ मटेरियल हो गया, वो भी नहीं आ रहा। तो कुछ भी नहीं आ रहा, प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ खर्चा हो भी नहीं रहा है। तो वही चीज यहां पर बता दी कि जब जीरो यूनिट प्रोड्यूस हो रही है तो खर्चा भी जीरो है, तो अवॉइडेबल कॉस्ट है। जैसे जैसे हमारी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है, हमारी कॉस्ट क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। 40 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 200 रुपए जो है हमें अब खर्च करने पड़ेंगे। 150 रुपए जब खर्च करे थे तो सिर्फ 30 यूनिट प्रोड्यूस कर पा रहे थे, 100 रुपए जब करे थे तब सिर्फ 20 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे। सिमिलरली इस तरह से, तो आप जैसे जैसे अपना प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे, आपकी कॉस्ट जो है वो बढ़ती जाएगी। क्योंकि देखो, आपने क्या किया, आपने रॉ मटेरियल मंगाया, आपने 10 यूनिट रॉ मटेरियल बनाया मंगाया, उससे आपने 5 यूनिट जो है प्रोड्यूस कर लिया, मान लिया।
अब आपको यूं लग रहा है कि भाई 5 से तो काम नहीं चल रहा, 5 से तो मैं ब्रेक इवन भी नहीं कर पा रहा, मुझे जो है 10 यूनिट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। अब और 5 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए और 10 यूनिट रॉ मटेरियल भी मंगाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे अब 10 यूनिट रॉ मटेरियल और मुफ्त का भी नहीं आएगा। तो 10 यूनिट आपके पास पहले पे कर रहे थे, 10 यूनिट आपने और मंगा ली जस्ट टू प्रोड्यूस 5 मोर यूनिट्स। तो ये चीजें क्या बन जाती हैं, आपकी वेरिएबल कॉस्ट बन जाती हैं। तो इसका ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ जाता दिखेगा। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी। देखो ये शॉर्ट रन की बात हो रही है, इसलिए यहाँ दो कॉस्ट डिस्कस कर रहे हैं। लॉन्ग रन के अंदर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही होती है। तो यहाँ पर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, इसलिए ये जो है कांस्टेंट रहती है। मैंने आपको बता दिया, प्रोडक्शन हो ना हो फिक्स्ड कॉस्ट एक बार इनकर कर दी तो कर दी। उसके बाद क्या आता है, संक कॉस्ट बोलते हैं इनको। उसके बाद आते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट तो आपकी प्रोडक्शन लेवल के ऊपर डिपेंड करती हैं। प्रोडक्शन हो रही है तो वो वेरिएबल कॉस्ट भी इनकर करी जा रही है, नहीं हो रही तो नहीं की जा रही। Total cost is the sum of TFC and yani total fixed cost or total variable cost. We can conclude that the total cost of a product increases with the level of production and vice versa. तो ये देखो फिर से देखो, ये आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, ये तो चेंज होने से रही, समझ गए, ये तो कांस्टेंट रह ही गई। उसके बाद आपकी जो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो हमने ऊपर से देख लिया, ये वाला डायग्राम जो है ये इंक्रीज करता जाएगा। अब जो है यहां से इस डायग्राम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सबसे रेलिवेंट जो टॉपिक कॉन्सेप्ट आता है वो आता है कि टोटल कॉस्ट जो है वो कभी भी जीरो से या ओरिजिन से स्टार्ट क्यों नहीं होती, वो हमेशा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से स्टार्ट क्यों होती है। ये आपके मन में जो है सवाल आना चाहिए, आना आया है तो बहुत अच्छी बात है, यानी आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ रहे हैं, चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं। नहीं आया कोई बात नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप कुछ प्रोड्यूस करें या ना करें तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है आप इनकर कर चुके होते हैं। ये देखा ना आपने, देखो मैं इस वाले डायग्राम को इसके अंदर मर्ज करता हूं। मैंने ये वाली लाइन जो है यूं क्यों उठा के इसके अंदर प्लेस कर दी। मुझे क्या करना है, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए मुझे ये भी ऐड करना पड़ेगा और मुझे ये भी ऐड करना पड़ेगा, हाँ या ना, करना पड़ेगा। जब मैं ये दोनों ऐड करूंगा तो इस पॉइंट से स्टार्ट करूंगा मैं, इस पॉइंट पे जब यानी मेरा शुरू से लेकर आखिर तक सारी कॉस्ट जब मैं ऐड करने बैठूंगा टोटल कॉस्ट के लिए, मेरी वेरिएबल कॉस्ट एट जीरो प्रोडक्शन लेवल तो जीरो ही थी। मान लो यहां पर यूनिट कितनी प्रोड्यूस करी जा रही है, जीरो। तो जब जीरो यूनिट प्रोड्यूस की गई थी मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी, जीरो। लेकिन उन्हीं जीरो यूनिट के लिए मेरी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी, 10,000 रुपए। ये देखो जीरो यूनिट कॉस्ट कितनी, 10,000 रुपए। ठीक है, तो यहां पर जब मैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकालूंगा, टोटल कॉस्ट निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा। 0 + 10,000 कितनी हो जाएगी, 10,000 हो जाएगी। तो यानी कि एट प्रोडक्शन लेवल जीरो मेरी टोटल कॉस्ट विल ऑलवेज बी इक्वल टू मेरी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ये बात अपने दिमाग में घुसा लो, याद रखो, मेरी जीरो प्रोडक्शन लेवल के ऊपर मेरी टोटल कॉस्ट मेरी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ही बन जाएगी। तो इसीलिए जो टोटल कॉस्ट का कर्व होता है वो हमेशा उस कॉस्ट से उस फिक्स्ड कॉस्ट से स्टार्ट होता है जो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आपने प्रोड्यूस किया या नहीं किया, आपने इनका कर दिया वो किया। तो इसीलिए जो आपका टोटल कॉस्ट का कर्व है वो हमेशा आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से स्टार्ट होता है। तो इसीलिए ये देखो आपने यहां पर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो इनकर कर दी थी जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर भी, और जबकि आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट थी वो कितनी थी, यहाँ पर जीरो ही थी। जैसे जैसे फिर आपकी आपकी 1 यूनिट आपकी यहाँ पर मान लीजिए 10 यूनिट प्रोड्यूस हुई, यहाँ पर 10 यूनिट प्रोड्यूस हुई, आपकी वेरी फिक्स्ड कॉस्ट तो सिमिलर रहनी है, वो 10,000 से ऊपर या 10,000 से नीचे जाएगी नहीं, तो ये तो 10,000 ही रहेगी। लेकिन अब आपको क्या ऐड करने पड़ेंगे, आपने 10 यूनिट के ऊपर कितने जो है पैसे खर्च करे, 50, यानी कि आप यहाँ पर 50 ऐड करते जाएंगे तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी बन जाएगी, 10,050 रुपीज। सिमिलरली आप और 20 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो आपने कितनी इनकर करी, 100 इनकर कर दिए, ये 10,000 ही रहेंगे, तो आपकी कितनी बन जाएगी, 10,100 रुपए। ऐसे ऐसे जो है बढ़ाते जाएंगे। तो अब आपको ये फंडा जो है क्लियर हो जाना चाहिए। समझ में आई बात, तो बस इतना ही यहाँ पर बताया। उसके बाद एवरेज कॉस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। एवरेज टोटल कॉस्ट, कि भाई एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होती है। अब एवरेज से नाम ही समझ में आ रहा है कि यानी कि जो आपने एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं जितनी नंबर हमें जो हमें टोटल डाटा गिवन होता है उन सबको ऐड कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं उस नंबर ऑफ डाटा के लिए। मान लीजिए यहाँ पर बात करूं मैं, कहाँ गए, यहाँ पर बात करते हैं। अब हमारी कॉस्ट कितनी आई, 50 + 100 + 150 + 200 कितनी हुई, 150 150 300 500। 500 रुपए इनकर करे कितनी यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, 10 20 30 40 40 यूनिट। तो 500 डिवाइडेड बाय 40 जब मैं कर दूंगा, क्वांटिटी है ना ये 40 नंबर ऑफ यूनिट, तो 500 डिवाइडेड बाय 40 जब मैं कर दूंगा तो क्या मेरे पास कितना जवाब आएगा, वो मेरी क्या बन जाएगी, एवरेज कॉस्ट बन जाएगी। सिमिलरली ये मैंने वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर लगाया है तो ये एवरेज
वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगी। अगर मैं यही सेम फंडा, क्योंकि ये तो 10,000 है, यूनिट ऑफ इसमें मैटर ही नहीं करती, 10,000 डिवाइडेड बाय 40, तो वही चीज यहाँ पर बता दी है कि भाई 10,000 डिवाइड बाय 40 जब मैं करूंगा तो मेरी क्या आ जाएगी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। तो ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जितनी आएगी, इधर से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जितनी आएगी, इन दोनों को जब मैं ऐड कर दूंगा तो मेरा क्या जवाब आ जाएगा, एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज, तो ये क्या था, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो यहाँ पर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी हमारी, 10,000 रुपए, क्वांटिटी कितनी थी 40, डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ये उसका जो है ग्राफ बन जाएगा। तो एवरेज जो है उसको यहां पर समझेंगे, एवरेज विल बी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट विल बी लेसर विद द हायर लेवल ऑफ आउटपुट एज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट। हाँ, ये बात आप फिर से यही एग्जांपल पे आ जाइए। ये देखो, चाहे यूनिट ऑफ प्रोडक्शन आप 40 करो या 40,000 करो, फैक्ट्री बनाने का खर्चा 10,000 था तो वो 10,000 ही रहेगा। अब आप ये देखो यहाँ पर चाहे कितनी ये लाइन आगे बढ़ाते जाओ आप, ये कॉस्ट जो है ये कभी भी ऐसे नहीं जाएगी, ये कब कहाँ, ये जो है बिल्कुल एकदम से स्ट्रेट लाइन के अंदर इनफाइनाइटली मूव करती रहेगी। इसको आप कितनी ही यूनिट प्रोड्यूस कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही यहाँ पर कह रहे हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट विल बी लेसर एट हायर लेवल ऑफ आउटपुट। अब आप देखो 10 यूनिट आपने प्रोड्यूस करी, 10,000 कॉस्ट इनकर करी, जैसे ही आप इसको बढ़ाते जाएंगे आप किसी पॉइंट पे 1 लाख यूनिट भी प्रोड्यूस कर रहे होंगे, और 1 लाख यूनिट के ऊपर भी ये कॉस्ट कितनी रहने वाली है, 10,000 ही। तो अब आप देख रहे हैं जितनी हायर लेवल ऑफ आउटपुट रहेगी उतनी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट जो है कम होती जाएगी। उसका ग्राफ जो है इस तरह से आप प्लॉट कर देंगे। ये हायर लेवल ऑफ, ये सॉरी क्या नाम है, ये हायर लेवल ऑफ आपकी कॉस्ट है, लेकिन आपका जो प्रोडक्शन है वो कितना हो रहा है, बिल्कुल कम। लेकिन जैसे जैसे आप अपनी यूनिट्स बढ़ाते जा रहे हैं आपकी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कम होती जा रही है। तो बस इतना याद रखिएगा, ये आपका AFC का जो है डायग्राम बन जाता है। सिमिलरली आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो क्या होती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट स्टार्टिंग में जो है फॉल करती है और एक सर्टेन पॉइंट के बाद जो है आपकी फिर से इंक्रीज करनी स्टार्ट कर जाती है। तो आपका जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो किस तरह से बनेगा, वो तो बनेगा इस तरह से, और आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो किस तरह से बन जाएगा, ये जो आपका यहाँ पर बना के दिया हुआ है। तो ये आपका है AFC और ये आपका है AVC। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट तो है स्टार्टिंग में ज्यादा होगा, जैसे जैसे प्रोडक्शन लेवल बढ़ती जाएगी प्रोपोर्शनेटली कम होता जाएगा। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जो है शुरू में तो गिरेगा, फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच जाएगा। ये मिनिमम कॉस्ट इनकर की जा रही है, मिनिमम जो रॉ मटेरियल है, जो लेबर है, वो इतनी मिनिमम कॉस्ट पर जो है लाई जा रही है, और हमारी प्रोडक्शन जो है वो मैक्सिमम की जा रही है। बट उसके बाद एक सर्टेन पॉइंट के बाद वो चीज जो है फिर से राइज करना स्टार्ट कर देगी। ये आपका जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का बन जाएगा। और उसको निकालते कैसे हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो मैंने आपको यहाँ से बता दिया, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट कि आपको कितनी खर्च हुई, इनको ऐड कर देंगे तो वही चीज यहाँ पर बता दी। उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट पे आ जाते हैं। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, डेल्टा, यानी कि चेंज इन टोटल कॉस्ट। डेल्टा यहाँ पर ये डेल्टा का साइन है, ये कहता है कि टोटल कॉस्ट के अंदर कितना चेंज हुआ, किसकी वजह से, क्वांटिटी चेंज की वजह से। समझ रहे हैं, यहाँ पर मार्जिनल का क्या मतलब होता था, एडिशनल यूनिट। मार्जिनल कॉस्ट का क्या मतलब हो गया कि एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने पर, एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने पर क्या होगा, क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, है ना। पहले मैं 1,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था, अब मैं 1,001 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो क्वांटिटी चेंज हो गई, 1,000 से 1,001 हो गई, तो चेंज इन क्वांटिटी। और उस एक यूनिट प्रोड्यूस करने की वजह से जो मुझे एडिशनल कॉस्ट इनकर करनी पड़ी, जो मेरा जो एडिशनल लेबर मुझे लगानी पड़ी, एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी खर्च करनी पड़ी, फिक्स्ड वेरिएबल जो है कितने लगे, वो जो है उसमें कितना बदलाव आया। तो यानी कि चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, यानी उस एक क्वांटिटी को बनाने के लिए जो एडिशनल कॉस्ट मेरे को बढ़ गई, जो टोटल कॉस्ट मेरी बढ़ गई, वो ये क्या बन जाएगा आपका मार्जिनल कॉस्ट। इसको कैसे और रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ n नंबर ऑफ आइटम, यानी कि जो आपने प्रोड्यूस करी माइनस कर देंगे उसके अंदर टोटल कॉस्ट n-1, यानी कि मान लीजिए आपने जो है 100 यूनिट प्रोड्यूस करी, तो आपका n कितना हो गया 100, n-1 कितना हो गया 99। इससे आपको क्या पता चल जाएगा, उस एक यूनिट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट, उस एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने की टोटल कॉस्ट। तो यानी कि टोटल कॉस्ट ऑफ 100, यानी कि टोटल कॉस्ट इसकी मान लो कितनी है 10, तो कितनी होगी 1,000 रुपए, माइनस कर देंगे इसके अंदर से टोटल कॉस्ट ऑफ n-1 मल्टीप्लाइड बाय 10, कितनी होगी 990। तो मेरा जो एक यूनिट, एक एडिशनल यूनिट बनाने को जो चेंज आया मेरी टोटल कॉस्ट के अंदर, वो कितना आ गया 10 रुपए का। ये क्या बन जाएगी हमारी मार्जिनल
कॉस्ट बन जाएगी। बस इतनी सी चीज है, इसका ग्राफ आपका इस तरह बनता है। सिमिलरली ये भी इनिशियल स्टेजेस में गिरेगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट हिट करेगा, यानी कि कॉस्ट मिनिमम होगी, प्रोडक्शन मैक्सिमम हो जाएगी। उसके बाद उस इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद जो है जितनी भी आप एडिशनल यूनिट इनकर करेंगे, आपको जो है सिर्फ आप कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं आ रहा, प्रोडक्शन डिक्लाइन करनी स्टार्ट कर जाएगी। बस यही चीजें यहाँ पर बता दी गई हैं। यू शेप का ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है, ये देखो यू शेप जो है यहाँ पर बनाई दे रही है। सिमिलरली जो ये चीजें हैं आप देख रहे हैं, यहाँ पर शेप जो है इसकी भी यू है और इसकी थोड़ी एल शेप की है। इस तरह की चीजें जो है बता दी गई हैं। तो आज जो है इतना ही बहुत है, ये अपने आप में जो है थोड़ा ज्यादा ही हो गया है। आप इसको कवर कीजिएगा, सारी कॉस्ट एक एक बार पढ़ लें, मोर देन इनफ है। ये जो एवरेज कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है, इनको 2-3 बार कवर कर लीजिए, इनके डायग्राम्स अच्छे से बना बना के देख लीजिए। इनके कॉन्सेप्ट, बाकी कॉन्सेप्ट तो ऐसे कुछ नहीं है रॉकेट साइंस वाले, सिंपल से कॉन्सेप्ट है। आपको खुद जो है थोड़ी कॉमन सेंस लगा लेंगे कि फिक्स्ड कॉस्ट तो चेंज होनी ही नहीं है, बल्कि जितनी ज्यादा हम प्रोड्यूस करेंगे उसके प्रोपोर्शनेटली फिक्स्ड कॉस्ट जो है हमको कम नजर आएगी। देखो ये पर्सपेक्टिव डिफरेंस है, असल में तो वो 10,000 है, सिर्फ प्रोडक्शन चेंज होने पर वो कम नजर आनी, कम फील होने लग जाएगी। मैंने बताया ना, 40 यूनिट के ऊपर आपने 10,000 की फैक्ट्री खड़ी कर दी, वो तो ज्यादा महसूस होगी, लेकिन जब वही यूनिट्स आप 1 लाख प्रोड्यूस करेंगे तो 1 लाख यूनिट के ऊपर भी आपको वो 10,000 ही दिखाई देगी। तो वो जो डिफरेंस है वो एक पर्सपेक्टिव डिफरेंस क्रिएट हो जाता है शॉर्ट रन के अंदर। कल हम अपना लॉन्ग रन करेंगे और जो बाकी चीजें बची हैं वो भी कवर कर लेंगे। आप इनको रिवाइज कीजिएगा, मेरे साथ साथ करें। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। मेरा अगर कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरे को जो है इन चीजों से प्रोत्साहन मिलता है। मैं आपके लिए कंटेंट जो है रेगुलरली पोस्ट करता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।